हेलो डियर एस्पायरेंट्स, डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। दिस शेख सिंह सिंगर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो डोंट गेट डिसर्टेड। मैं कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगा, जो भी चीज़ें हैं उसे मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए। जो बाकी की न्यूज़ है उसे हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं सो डैट हर दिन का करंट अफेयर्स उसी दिन कंप्लीट किया जा सके। तो अगली जो न्यूज़ है वो है परख। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बेसिकली ये एक असेसमेंट है ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें उनके एनालिटिक एबिलिटी, रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो लोग कैसे टैकल करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में एक असेसमेंट किया गया अब फ्रॉम द टीचर्स एंड द फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये उनकी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसमें लगभग ये सर्वे जो है 21 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 3, 6 एंड 9, इन सब के ऊपर किया गया। और क्या जो रिपोर्ट आई, उनका जो रिजल्ट क्या आया, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस जो आई बेसिकली उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्या क्या है? टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से रहे, अगर ग्रेड 3 की बात की तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरला। ग्रेड 6 में केरला, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ग्रेड 9 में आपका पंजाब, केरला एंड छत्तीसगढ़। और बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो सबसे जिस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो है केंद्रीय विद्यालय, टॉप द ग्रेड 9। बट इनका जो असेसमेंट था, यानी जो ग्रेड 3 के बच्चे थे वो स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतर पाए। उनको उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उनसे जो उनको जो प्रॉब्लम्स दिए गए, वो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस पुअर रहा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, ग्रेड 3 के बच्चे जो थे उसमें 67% हैड फंक्शनल वोकैबुलरी एंड द कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। और ग्रेड 9 की बात की जाए तो 54% कुड आइडेंटिफाई की पॉइंट्स इन टेक्स्ट लाइक न्यूज रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रेड 3 में 67% ही है और ग्रेड 9 में 54% ही है। स्टिल 30%, 33% ग्रेड 3 में एंड 46% ग्रेड 9 में लैक कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ग्रेड 3 में 69% रिकॉग्नाइज द पैटर्न, ओनली 55% को ऑर्डर नंबर्स अप टू 99। देखो कितनी बुरी सिचुएशन है। ग्रेड 3 के बच्चों में सिर्फ 55% बच्चे ही हैं जो 99 तक के अगर नंबर उनको जंबल करके दे दिया जाए तो वो उसे ऑर्डर में रख पाएंगे। ग्रेड 6 में ओनली 54% अंडरस्टूड द प्लेसेस वैल्यू, जस्ट 38% कुड सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ग्रेड 6 में सिर्फ 38% बच्चे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे। ग्रेड 9 की बात की जाए, मियर 31 कुड अंडरस्टूड द सेट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेड 9 में सिर्फ 31% बच्चे ही उसे ठीक तरीके से सॉल्व कर पाए। सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात की जाए तो जस्ट 38% कुड मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द नेचुरल पैटर्न्स एंड द फिनोमिना। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस बेसिकली ज्योग्राफी से आती है ना। ऑब्वियसली बात है, ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ते हो, है ना। क्लाइमेटिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हो, देखते हो कि कहाँ पे किस तरह की जो वेजिटेशन, आपने देखा होगा ना कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है। तो अगर एनवायरमेंटल अवेयरनेस में सिर्फ 38% बच्चे ही नेचुरल फिनोमिना और को यूज़ करके या नेचुरल पैटर्न्स को समझ के एक राइट प्रिडिक्शंस कर पाए, ठीक है। सिविक नॉलेज की बात की जाए तो ग्रेड 9 में, जो कि ग्रेड 9 के बच्चों पे किया गया, तो 45% अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द हेरिटेज कनेक्शन। ओनली 45% स्टूडेंट्स ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और हेरिटेज कनेक्शंस को समझते हैं। एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशंस का क्या बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। एक लर्निंग डेफिशिट डिस्पाइट एनरोलमेंट गेन्स। देखो एनरोलमेंट तो बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी डिग्रेड हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लर्निंग नहीं मिल पा रही है जिस लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस लेवल की बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग अभी भी डेवलप नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगली जो है डिस्पैरिटी अक्रॉस ग्रेड्स इन द इंस्टीट्यूशन। स्टेट वाइड वेरिएशन देखा गया है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सेम स्टैंडर्ड के बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन देखा गया। स्टेट 3 के अगर ग्रेड 3 के बच्चों की बात की जाए तो कहीं किसी स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वहीं कहीं किसी स्टेट में मतलब पुअर परफॉर्मेंस रहा। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या किए जाने की ज़रूरत है? इसको स्टैंडर्डाइज किए जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सिलेबस या क्यूरिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किए जाने की ज़रूरत है कि थ्रू आउट स्टेज वाइज जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको मिनिमम किया जा सके, ठीक है। क्यूरिकुलम एंड द कम्प्रिहेंसिव मिसमैच, मैंने बोला ना कि क्योंकि क्यूरिकुलम जो मिसमैच है, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेट्स में जाओगे तो सिलेबस, क्यूरिकुलम, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द स्टेट वाइज डिस्पैरिटी।
तो रोट लर्निंग स्टिल डोमिनेट्स द क्लास प्रैक्टिस ओवर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आज भी रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है, मार्क्स लाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन कि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाए। आज भी पेरेंट्स भी यहाँ पे कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और टीचर स्कूल सिस्टम तो जो है सो है, क्योंकि स्कूल्स को भी दिखाना होता है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों ने टॉप किया, इतना परफॉर्मेंस दिया। बट इस चीज़ में होता क्या है, बच्चों को रोट लर्निंग कराई जाती है, उनको रट्टा मार के सिखाया जाता है। उनको जो कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, जो चीज़ों के पीछे क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं दी जाती है। टीचर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, लगभग 2.7 लाख टीचर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बट कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लैब्स होने चाहिए, जो स्टूडेंट आप जो भी क्लास में पढ़े हो उसको शो करने के लिए जो प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, वो लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉपर स्किल नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर उनको वो ट्रेनिंग, प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, गाइडेंस नहीं या प्रॉपर उनकी लर्निंग नहीं हो पा रही। ठीक है, नीड फॉर द टाइमली इंटरवेंशन। कहीं ना कहीं ग्रेड 3 जो होता है, देखो वो फाउंडेशनल आपका बेस होता है। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक होगा तो आप आगे के लेवल्स पे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बच्चे कोप अप कर जाते हैं, बहुत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशनल जो क्लासेस होते हैं, जो बेसिक क्लासेस होते हैं, वहाँ पे बच्चों को स्ट्रेंथन किए जाने की ज़रूरत है, फोकस किए जाने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में देखें, फोकस ऑन द फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, स्ट्रेंथन टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लैब फैसिलिटीज़ होगी, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस होगा, क्यूरिकुलम अच्छे से डिज़ाइन किया जाएगा, देन ऑब्वियसली जो कमियां हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। डाटा ड्रिवन पॉलिसी प्लानिंग, देखो डाटा ड्रिवन क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन होना चाहिए। अब देखो अभी हमने क्या किया, स्टेट वाइज वेरिएशन आ रहा है, अब वन साइज फिट फॉर ऑल कर दोगे, हो सकता है किसी थर्ड क्लास के किसी स्टेट में थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उसमें जो इशू देखा गया, उनके अंदर जो कमियां देखी गई, वो दूसरे स्टेट में ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो डेटा ड्रिवन, ये जो आपका परख जो सर्वे किया गया है, इसको इसकी डेटा इसको उठा करके फैक्ट मान करके इनके बेसिस पे भी पॉलिसी बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए या प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इम्पार्ट करने के लिए अमंग द स्टूडेंट्स पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जहाँ पे मार्क्स से ज़्यादा बच्चों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे, सिविक्स सेंस पे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे, इस पे ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, क्यूरिकुलम रिफॉर्म, मोर रियल लाइफ एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, आजकल तो और एआई का ज़माना आ गया, तो जब भी बहुत जगह होते हैं कि भाई देख लेना, ये वीडियो देख लेना, वो वीडियो देख लेना, नो दैट शुड नॉट हैपन। जो आप पढ़ा रहे हो उसको आपको रियल लाइफ में बच्चों को सिखाना भी चाहिए। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग आउटकम जो हो रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं, उसका ट्रैकिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए कि सही में जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे सीख भी पा रहे हैं कि नहीं, उनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो भी रही है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन अपग्रेड या अप स्किल द अवर स्टूडेंट। ठीक है, the Parakh RX survey is a wake-up call. While island of excellence exists, the nationwide deficit in the core comprehension competence, especially in the mathematics and language, threaten to derail India's democratic dividend. देखो, अगर इस तरह से सिचुएशन बनी रही तो कहीं ना कहीं इंडिया अपना जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड का बेनिफिट है उसको नहीं उठा पाएगा। ठीक, इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स पूरी दुनिया में, अगर सिचुएशन को नहीं सुधारा गया तो इंडिया ये जो यंगस्टर्स से जो बेनिफिट उठाना चाहिए, जो हमारी यंग जनरेशन है उसका जो बेनिफिट देश को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। एड्रेसिंग दीज लर्निंग गैप्स थ्रू टारगेटेड डेटा बैक्ड पॉलिसी रिफॉर्म इज क्रिटिकल टू बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड कॉम्पिटेंट एजुकेशन सिस्टम। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, जो मेंस का क्वेश्चन बनता है, द फाइंडिंग ऑफ द परख RS सर्वे रिवील फाउंडेशनल लर्निंग deficit among Indian students across grades. Critically examine the implications of these findings for India's school education system. What reforms are needed to address these challenges? ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, आप सभी इसे जरूर ट्राई करना। जो भी इश्यूज आते हैं, देखो आप लोग क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करो, इससे आपकी राइटिंग हैबिट बनेगी। फिर इश्यूज आते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो है राइजिंग डिफेंस बजट के बारे में। अभी जिस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड आप डिफरेंट कन्फ्लिक्ट देख रहे हो, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात करो, चाहे ईरान और इसराइल की बात करो, इंडिया पाकिस्तान की बात करो, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने डिफेंस बजट बढ़ा दिए। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में हम लोग,
अभी नाटो की 2024 की समिट हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि 2025 तक जितने भी जो नाटो कंट्री के मेंबर्स हैं उनको अपना बजट एक्सपेंडिचर जो है 5% ऑफ जीडीपी करना होगा। अब देखो क्यों है, रीजंस क्या है, जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जैसा हमने देखा, नाटो स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट, ये जो कॉन्टीन्यूसली थ्रेट बना रहता है नाटो, ऐसे वेस्टर्न नेशंस को लगता है कि मैं रशिया और चाइना से थ्रेट है, जिसकी वजह से वो लोग भी अपना डिफेंस बजट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो डैट इन फ्यूचर अगर कोई वॉर होती है तो ये लोग प्रॉपर तरीके से टैकल कर सके। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आजकल देखो जो डिफरेंट आपकी जो ये डिफेंस बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, उनका भी वो भी अपना गेन मैक्सिमाइज करना चाहती है, ठीक है, वो भी अपना गेन क्या करना चाहती है, मैक्सिमाइज करना चाहती है, जिसकी वजह से, और ये सब कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ये इवन गवर्नमेंट तक को फंडिंग करती है, जो गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उनमें इनकी फंडिंग होती है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है इन कंपनीज को काफ़ी गेन हो, सो डैट इन कंपनीज को गेन होगा तो गवर्नमेंट को फ्यूचर में फ़ायदा होगा, इलेक्शंस में फ़ायदा होगा। लीडरशिप पॉपुलिज्म, इसका क्या मतलब हो गया कि लीडर्स जो होते हैं ये इस तरह का देशभक्ति एंड नेशनलिज्म की जो डिफरेंट अंदर जो भी चल रहा उनके, बट अब पाकिस्तान इज़ अ क्लियर कट एग्जांपल, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के नाम पे और देश के नाम पे अपने देश अपने लोगों को गुमराह करते रहते हैं और फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का, तो दीज आर द मेन रीज़न जिसकी वजह से कंट्रीज जो है अपना डिफेंस बजट जो है बढ़ा रही है। अगर टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर यूएसए आता है, जिसका जो डिफेंस बजट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 997 बिलियन यूएस डॉलर, 997 बिलियन यूएस डॉलर, वो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर इंडिया का आप देखोगे, इंडिया का है 86.1 बिलियन डॉलर, 10 गुना भी कर दोगे ना उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, 10 टाइम्स भी कर दोगे ना उससे भी ज़्यादा है ये अमाउंट, ठीक है। यूएस कितना ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड करता है। अगर नाटो नेशंस की बात की जाए तो टोटल जो इनका खर्च आता है वो 1506 बिलियन यूएस डॉलर का मिलिट्री बजट है इनका। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्राउडिंग आउट ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, देखो जो डिफरेंट दूसरे सोशल सेक्टर्स है, जैसे हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, उन सब पे फिर बजट कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बजट पैसा तो लिमिटेड है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आ रहा है ऐसा तो नहीं है अनंत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितना भी आ रहा है अगर आप डिफेंस पे बढ़ाओगे तो R&D पे, रिसर्च पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कहीं ना कहीं आपको बजट घटाना पड़ेगा, है ना, अपना एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, तो जो सोशल सेक्टर्स हो रहे हैं वो क्राउडिंग आउट हो रहे हैं, उनको उन पे उतना खर्च नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल पीस इनिशिएटिव, देखो यूएस एड की बात कर, ट्रंप ने क्या किया, यूएस एड जो गरीब कंट्रीज़ को यूएस मदद करता था, पैसे दिया करता था, वो बंद कर दिया, और उसको किन पे खर्च किया जाने लगा, डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया उसने। अब इसकी वजह से क्या हुआ है वहाँ, अगर ये यूएस एड कंटिन्यू रहती तो लगभग 14 मिलियन ऐसा, लैंसेट का कहना है कि 14 मिलियन डेथ्स हो सकती है इस यूएस एड के बंद होने की वजह। उसके बाद डिफेंस बजट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ तो यूएन के थ्रू आप पीस कीपिंग की बात करते हो लोग कि हमें दुनिया में पीस बनाए रखना है, बट अगर आर्म्स डील्स ज़्यादा होंगी, लड़ाइयाँ ज़्यादा होगी, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, तो पीस कहाँ से मेंटेन हो पाएगा, नहीं मेंटेन हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकेगा, नहीं अचीव किया जाएगा। जितने आर्म्स ज़्यादा फैलेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा, आप जो बम ब्लास्ट होते हैं और जो आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, इन तरह सबसे क्या हो रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन तो होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स एयर में रिलीज हो रहे हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, कई तरह के आपके पॉइजनस गैसेस का रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल के लिए काफ़ी बड़ा एक थ्रेट है ना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नाटो का 3.5% डिफेंस टारगेट में लीड टू 200 मिलियन ऑफ द टोन्स ऑफ CO2 इंक्रीज एनुअली, ठीक। नाटो का सिर्फ अगर 3.5% का डिफेंस टारगेट भी है ना, तो डिफेंस बेसिकली ये कहना है 3% नाटो कंट्रीज़ का जो GDP है उसका 3.5% अगर निकाल लो, वो लगभग 200 मिलियन टोन्स ऑफ CO2 हर साल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और इसका क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, 2024 ऑलरेडी हॉटेस्ट ईयर। इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इमरजेंसी मिलिट्री बजट ऑफ 50,000 करोड़ देना पड़ा। अब होता क्या है, इसकी वजह से हमारे देश को ऑलरेडी, हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेशन, फार्मर्स की डबल इनकम की बात की जाती है, ठीक है। सोशल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तभी तो प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर पाएगी। तो अगर डिफेंस में इतना ज़्यादा खर्च होने लगेगा तो बाकी सेक्टर्स को स्पेस कम मिलेगा, ठीक है। हेल्थ एलोकेशन, आयुष्मान भारत ओनली 72,000 करोड़ और देखो, अगर हेल्थ, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, आयुष्मान भारत स्कीम पे सिर्फ 72,000 करोड़, 7200 करोड़ को खर्च किया जा रहा है, जबकि आयुष्मान भारत के अंदर में लोगों के हेल्थ से को उनको क्या किया जाता है, अगर आप आयुष्मान भारत के अंदर में रजिस्टर्ड हैं लोग, तो उनको बहुत सस्ते में इलाज किया जाएगा, है ना। तो इस तरह की इनिशिएटिव की ज़रूरत है ना, इस चीज़ की ज़रूरत है। बट वो खर्च कहाँ हो रहा है, वो बजट डिफेंस में पैसा जा रहा है। रिसोर्स डाइवर्शन लाइकली टू हिंडर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, जो बात हमने। ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, पावर एसिमेट्री। अब देखो, नाटो कलेक्टिव इकोनॉमी इज 25 टाइम्स लार्जर देन रशिया, मिलिट्री स्पेंडिंग इज 10 टाइम्स मोर देन टाइम्स मोर, ठीक है। अगर इस तरह से चीज़ें होती रही, तो अगर डिफेंस बजट बढ़ता गया तो ये क्या हो रहा है, पावर का इम्बैलेंस होगा। कुछ कुछ कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास, जिनका डिफेंस बजट बहुत हाई होगा, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। ताकतवर होगी तो कहीं ना कहीं देखो, इससे क्या होता है, ग्लोबल बैलेंस जो है, जो आप कह लो जियो पॉलिटिकल बैलेंस जिसे आप कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस का ये बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जो पावरफुल नेशंस है वो हमेशा वीकर नेशंस को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है, जैसा चाइना करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के, ठीक है। फियर ऑफ पॉलिसी टूल, हाईलाइट एंड सिक्योरिटी नैरेटिव फ्यूल militarization and populism rather than the diplomacy and de-escalation। देखो, अगर डिफेंस बजट बढ़ेगा, कंट्रीज़ के पास ज़्यादा आर्म्स होंगे, तो वो डिप्लोमेसी की जगह कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि मैटर को लड़ाई झगड़े से ही निपटा लिया जाए, है ना। जो चीज़, जो मैटर बातचीत से सॉल्व हो सकता है, उसकी जगह वो भी प्रेफर करेंगे कि इतना बजट है हमारा, तो क्यों बातचीत से किसी चीज़ को लंबा से खींचा जाए, है ना। हम भी लड़ाई करेंगे तो हम भी अपने देश को दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, हार गया, लेकिन स्टिल अपने लोगों को दिखा रहा है कि हमने इतने इंडिया के इतने मिसाइल गिरा दिए, इंडिया के इतने प्लेन्स गिरा दिए, और ये कर दिया और वो कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप पॉपुलिज्म। यही होगा, अगर डिफेंस बजट हाई होगा तो लोग फिर उसका, जो ऊपर बैठे हुए जो सो कॉल्ड आका लोग हैं, ये इसका मिसयूज़ कर। इकोनॉमिक रिस्क की बात की जाए तो हाई मिलिट्री बर्डन्स, लेबनान 29%, यूक्रेन 34% ऑफ जीडीपी, कैन लीड टू इकोनॉमिक कोलैप्स स्पेशली इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। इतना ज़्यादा अगर डिफेंस बजट होगा तो बाकी चीज़ों पे आप नहीं खर्च पाएंगे, आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाएगा। है, इकॉनमी ग्रो करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना होगा, आपको अपनी जो मशीन्स है, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस है, उस पर उसको आपको बढ़ो, वैसा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क करना होगा, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क करना होगा। और कहाँ आपका पैसा जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है डिफेंस में। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ों की वजह से आपका डेवलपमेंट जो है वो हिंडर। चलो, अगला जो आज का एडिटोरियल देख लेते हैं। एडिटोरियल क्या कहता है बेसिकली, आज का एडिटोरियल जो है ये है कि आर एन डी, इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, आर एन डी की बात करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बजट एलोकेट कर देने से आपका जो आर एन डी है वो आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बजट एलोकेट कर दिया और आपके, हमारे देश में आर एन डी जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। हमें आज भी रिसर्च वर्क पे काफ़ी कम हमारी जीडीपी का खर्च होता है, जिसकी वजह से देश में इनोवेशंस नहीं होते हैं। हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया आपका, चाइना और जो अमेरिका है वो एआई पे वर्क कर रहा है, हम लोग इंस्टाग्राम पे और की रील्स और शॉर्ट्स पे अटके हुए हैं। इंडिया में क्यों नहीं सेमीकंडक्टर आज तक कोई सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड बन पाई है, ठीक है। तो जब चिप डेवलपमेंट की बात आती है या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारे देश में रिसर्च आर एन डी पे काफ़ी कम काम किया जाता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। रिसर्च वर्क पे काफ़ी पैसा लगाने की ज़रूरत होती है, जो हमारे देश में बहुत ही कम उस पर खर्चा किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं आज के एडिटोरियल के, वो ये कह रहे हैं कि इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि सिर्फ आपको सब क्रेडिट देने से
या आपका फंड एलोकेट करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है सो डैट R&D वर्क को इंक्रीज़ किया जा सके। क्या है वो सब चीज़ें, उन पर देखते हैं। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली हुआ क्या है, यूनियन कैबिनेट ने जो है 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट पे RDI स्कीम पे खर्च करने का फैसला किया है, ठीक है। और इस RDI स्कीम के अंडर में क्या होगा, आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, लोन दिया जाएगा, क्रेडिट नहीं, डायरेक्ट ग्रांट नहीं दिया जा रहा है, बेसिकली लोन दिया जा रहा है। बट इसके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में फंड मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। 1 लाख करोड़ कॉर्पस प्रिमली थ्रू लो इंटरेस्ट लोन्स नॉट डायरेक्ट गेन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बैकबोन द ANRF अंडर साइंस मिनिस्ट्री एक्ट एज अ सिंगल विंडो, इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में। फंडिंग कॉम्पोजिशन 75% जो फंडिंग है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर से आएगी, ठीक। और एलिजिबिलिटी कॉन्स्टेंट ओनली TRL एंड एबव प्रोजेक्ट, जो TRL कैटेगरी के प्रोजेक्ट है उसमें भी TRL 4 और उससे ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ये फंडिंग दी जा सकती है, ठीक है। रिसर्च मस्ट हैव रीच्ड अ प्री डिफाइंड स्टेज, रिसर्च एक लेवल तक आ जाना चाहिए, उसके ऊपर के स्टेज TRL 4 के ऊपर के एवं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिर्फ वहीं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ये फंडिंग दी जाएगी। अब कंसर्न्स क्या है, एक तो देखो कंजर्वेटिज्म इन द रिस्क टेकिंग, ठीक है। अब जो आपके इनिशियल स्टेज हैं, आपने क्या किया, पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो हम लोन देंगे वो ऐसे लोगों को देंगे जो TRL 4 या एवं के स्टेज। अब रिस्क, आपने रिस्क तो वहीं पे ख़त्म कर दिया। इनोवेशन कब आता है, जब आप रिस्क लेते हो, और रिस्क आपके इनिशियल स्टेजेस में ही लिया जाता है ना। रिस्क आपका इनिशियल हो सकता है TRL 1 TRL 2 में आपको कोई रिस्क लिया हो फेल कर जाए, है ना। अब लोगों के मन में ये डर रहेगा कि मैंने कोई, अगर मुझे इस चीज़ को करने के लिए, मुझे इस बेनिफिट, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कोई हाईली रिस्क की इनोवेशन पे मैं वर्क नहीं कर सकता, हाईली रिस्की प्रोजेक्ट पे मैं वर्क नहीं कर सकता, मुझे एक प्री डिफाइंड या कम रिस्क वाले प्रोजेक्ट पे ही काम करना होगा। देन ओनली आई कैन क्रॉस द TRL 1 to TRL 3 लेवल्स सो दैट आई कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, है ना। तो जो, और रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, नए अगर आपको कुछ इनोवेशन लाना है, कुछ इनोवेटिव करके दिखाना है तो आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। आपने पहले ही क्या किया, अपने TRL 4 के ऊपर के प्रोजेक्ट्स को आपने फंडिंग ये ना कि हम TRL 4 के ऊपर के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देंगे, जब आप ऐसा कह देते हो तो फिर रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है, जो रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो कम हो जाएंगे। Restricted support to TRL 4 and above undermines the very nature of basic research which is uncertain, long term and foundational, ठीक है। पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस जो होते हैं वो TRL 1 से TRL 3 लेवल पे ही पता चल पाता है, और उनकी तो आपने फंडिंग ही नहीं दी। दूसरा क्या है, निगलेक्ट ऑफ द बेसिक साइंस, द स्कीम लीड्स टुवर्ड ट्रांजिशनल और अप्लाइड रिसर्च इग्नोरिंग इंडियाज नीड फॉर डीप फाउंडेशनल साइंस विच करंट गैप्स द एक्यूट, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ये है वो अप्लाइड रिसर्च पे, अप्लाइड रिसर्च मतलब एप्लीकेशन बेस्ड आपका रिसर्च पे है, ठीक है। बट जो साइंस की बेसिक जहाँ पे होना चाहिए, जो डीप साइंस में आपका रिसर्च होना चाहिए फाउंडेशनल साइंस पे, उसकी तरफ ये नहीं है। और यही फाउंडेशनल साइंस जो है, इंडिया का जो गैप है, जो करंट गैप है बिटवीन, अब आप कहो कि हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में लैग कर जाते हैं ना, बहुत बार हम लोग वो बेनिफिट नहीं उठा पाते टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जो हमें उठाना चाहिए, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि डीप साइंस को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट पाता है। जो बेसिकली डीप साइंस कहने के सेंस है बेसिक साइंस, बेसिक साइंस पे जितना आपका रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, फाउंडेशनल साइंस पे वो नहीं हो। स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है, इंडिया के पास आज भी स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, ठीक है, वो लैब्स नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका रिसर्च भी अच्छे लेवल का नहीं हो पाता है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम आज भी बहुत बड़ा एक इशू है। प्राइवेट सेक्टर एपैथी, इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द R&D वो काफ़ी पुअर है। देखो, इंडियन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग ऑन R&D इज अमंग लोवेस्ट ग्लोबली। लोन बेस्ड मॉडल में नॉट इंसेंटिवाइज जेन्यू इनोवेशन इन द हाई रिस्क डोमेन्स। दूसरा, अगर आप लोन बेस्ड क्रेडिट दे रहे हो किसी को, लोन ग्रांट की जगह आप लोन बेस्ड दे रहे हो, तो सामने वाले को उसे पूरा भी करना है। अब सपोज R&D की रिसर्च में तो ये है, आपको नहीं पता है रिजल्ट क्या आएगा, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो,
तो अगर लोन बेस्ड आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो तो ये भी एक रिस्क बना रहता है कि सामने वाला जो रिसर्च कर रहा है उसके मन में हमेशा एक फियर फैक्टर बना रहेगा, और जब फियर फैक्टर बना रहेगा तो वो हाई रिस्की या अच्छे इनोवेशंस या कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ द इनोवेशंस करने से हमेशा उसके मन में फियर रहेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा अगर ये प्रोजेक्ट फेल कर गया तो मैं कैसे ये इतना बड़ा लोन वापस चुका। कंपैरेटिव देखा जाए तो यूएस और चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एक तो पब्लिक फंडेड आर&डी होती है, वहाँ सरकारी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर 20% करेगा, और उन नेशंस में क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड आर&डी बहुत ज़्यादा होता है, और लिंक टू स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेसा, दरपा, चाइना स्टेट बैक टेक इकोसिस्टम फोस्टर रिस्की रिसर्च, वहाँ पे रिस्की रिसर्च को भी बैक किया जाता है, गवर्नमेंट से ही सपोर्ट मिलता है, जो कि इंडिया में एक मेजर इशू है। इंडिया के लिए क्या कहा गया है, इंडिया के लिए कहा गया है, विदाउट इको सिस्टम लेवल रिफॉर्म्स इन साइंटिफिक एजुकेशन, रिसर्च, कल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिस्क कैपिटल अवेलेबिलिटी, बजट एलोकेशंस अलोन विल नॉट डिलीवर द रिजल्ट। कि कहा है कि सिर्फ आप बजट एलोकेट करने से आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आप जो इनोवेशन लाना चाह रहे हो, आप आर&डी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, वो चीज़ें नहीं आएगी जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, आप ऐसा इकोसिस्टम नहीं आओगे, स्किल मैन पावर्स ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसको नहीं रोकोगे, इस तरह के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ नहीं लाओगे, ठीक है। जब आप इस तरह के और स्टेप्स नहीं लेंगे, जब सारी चीज़ें मल्टी डायमेंशनली कंट्रीब्यूट करेंगी, मल्टी डायमेंशनली मिल करके, जब डिफरेंट डायमेंशंस को जब मिला करके जब आप स्टेप लोगे, देन ओनली यू कुड बी एबल टू जनरेट a lot from R&D. The 70-30 reversal target private public R&D spending is aspirational and but unlikely without tax incentive, IPR reforms and robust public private partnership. तो ये 70-30 का रेशियो रखा है, जिसमें आप ये मान के चलो कि 70% प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये तब तक, ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये तब तक क्लियर नहीं हो सकता, तब तक ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, जब तक आप वो जो प्राइवेट सेक्टर फंडिंग कर रहा है तो आप टैक्स इंसेंटिव दो, आईपीआर कुछ रिफॉर्म्स लाओ, ठीक है। उनके साथ जो पब्लिक पीपीपी का जो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको और रोबस्ट बनाओ। ये सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल इन कंक्लूसिव वे ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर लोन बेस्ड अगर क्रेडिट दे रहे हो किसी को, देन ओनली आप R&D को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हो, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ इको डेवलपमेंट, आपको वैसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, आपको रिसर्च कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्री बेस्ड पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी, ठीक है। रिस्क स्टेट बैक, जैसे चाइना से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टेट बैक्ड रिस्की प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तभी आप अपने देश में रिसर्च कल्चर को डेवलप कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिंदू, जो आज हमने कवर किया। अब हम शॉर्ट में बाकी न्यूज़ देख सकते हैं। पहला है, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री, वॉन टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम एट बेस्टन। एट बेस्टन इंग्लैंड जीता है, इंग्लैंड में जीता है ना भाई, 336 रन से शुभम गिल की बल्ले बल्ले हो गई है। अगली न्यूज़ जो है, जेनिफर गिरलिंग्स सिमोन्स बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द सूरीनेम। देखो, सूरीनेम में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और वहाँ पे ये पहली विमेन क्या बनी है, पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है। इनका नाम क्या है, जेनिफर ग्रीलिंग सिमोन्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं, इनमें से किस देश में, इनमें से किस देश में पहली विमेन, रिसेंटली इनमें से किन देशों में पहली विमेन प्रेसिडेंट को चुना गया है। 4 ऑप्शन हो रहा था। अमिताभ कांत, कौन थे ये पहले, पहले कौन थे आपके? अमिताभ कांत का नाम आपने सुना होगा ना। चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ नीति आयोग से, कि नीति आयोग में क्या थे, कौन सी पोस्ट पे थे, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंडिगो अपॉइंट्स अमिताभ कांत एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। की टू द सिटी, ऑनर टू द प्रेसिडेंट इन द ब्यूनोस एरीज। यहाँ पे जो है इनको की टू द सिटी का ऑनर दिया गया है। Prime Minister Narendra Modi was conferred to the key to the city honor in the Buenos Aires, the capital of Argentina, in recognition of his contribution to strengthening India-Argentina relations. देखो, ये पहला official visit है in 57 years, which became a historic turning point in relation between the two countries. मोदी जी का जो visit है, ये लास्ट के 57 years में पहला official visit है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैक्सिको ने 10th गोल्ड कप जीत लिया है, डिफीटिंग यूएस इन द फाइनल, ठीक है। ये आपका अमेरिका में होता है, और यहाँ मैक्सिको जो है, इन्होंने क्या किया है, अमेरिका को हरा करके गोल्ड कप, फुटबॉल, बेसिकली ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि गोल्ड कप जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है।
अगला जो है संजोग गुप्ता, ये नए सीईओ बने हैं ऑफ आईसीसी। ये थे कौन? ये एक्सपीरियंस मीडिया एंड स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग एक्सपर्ट हैं बेसिकली हैं। और इनको क्या बनाया गया है? नया सीईओ चुन लिया गया है ऑफ आपका बीसीसीआई। दीपिका पादुकोण गेट्स हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार। ये क्या होता है? ये एक यूएस में होता है और ये उन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को दिया जाता है जिन्होंने मेड ए डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एंटरटेनमेंट। साहिल किनी बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ द आरबीआई इनोवेशन हब। साहिल किनी जी को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है, कहाँ का? आरबीआई इनोवेशन हब का। ठीक है, तो ये सारी थी न्यूज़ इन शॉर्ट, और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू और वन लाइनर्स नीचे दिए गए हैं, उन सबको भी आप रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने नोट्स को शॉर्ट में बनाते रहिए, लॉन्ग टर्म में वही शॉर्ट नोट्स आपको काम आएंगे। ठीक है, पीडीएफ एक साथ करते रहोगे बहुत सारी पीडीएफ हो जाएगी। ऑल्दो आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि उन पीडीएफ में आप हाईलाइट कर लें, सो डेट जब आपका रिवीजन का टाइम आए तो लाइन बाय लाइन आपको एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। तो आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपका फीडबैक है बताएं, कमेंट्स ज़रूर बताएं। हमसे जुड़िए थ्रू टेलीग्राम, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, सारे चैनल, सारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपकी, सारी जो लिंक्स हैं सारे चैनल्स की, वो यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शन में। कल फिर मिलते हैं, कल की ताज़ा खबरों के साथ। स्टे ट्यून्ड टू स्टे हेल्दी।